हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। और मैं हूं आप सभी के साथ भव्या एक बार फिर से। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पदार्थ का हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसी डिस्कशन में आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसकी निरुक्ति वगैरह पढ़ी थी जैसे कि आप सभी ने देखा था। तो अब हम आगे उसके बाद हमने सिद्धांत पढ़ा था, सिद्धांतों के 4 प्रकार पढ़े थे। तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम इसके आगे देखेंगे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण या फिर मूल सिद्धांत। जैसे कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद हमारा आपका बेसिकली सिद्धांतों पे ही बेस्ड है। तो अब उसमें क्या क्या मेन सिद्धांत है वो आपको पढ़ने हैं, वो आपको पता करने हैं। तो हम वही चीज़ देखते हैं। आप जितना जितना मैं बताऊँगी बस हमें उतना उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो हम देखते हैं आगे आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। इंट्रोडक्शन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आयुर्वेद केवल एक औषधीय शास्त्र न होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदीय चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा एक एक जड़ी बूटी शास्त्र बनकर रह जाएगा। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वथा अपरिवर्तनीय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली इसमें ये बता रहा है कि एलोपैथी है जैसे कि, है ना, तो ये एक मेडिसिनल साइंस है। मेडिसिनल साइंस है, इसमें आपको सिर्फ ये बताएंगे कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो आप ये दवाई खा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हम आयुर्वेदा में ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं कि ये बीमारी हो जाएगी तो इसकी दवाई ये है, लेकिन एक व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखना है, स्वस्थ व्यक्ति को रोग ना हो, इस बात पर आयुर्वेद बहुत ध्यान देता है। जो आपने इसका जब आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद का प्रयोजन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्व विकार प्रशमनम च। चरक ने बताई है ये डेफिनेशन, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो हम पढ़ रहे थे सिद्धांत। तो बेसिकली हमने इतना सारा कुछ देख लिया है, तो हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे वापस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर षड्रस सिद्धांत, फिर श्रोत्र सिद्धांत, फिर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, व्याधि रूप सिद्धांत, और बाकी ये एक और सिद्धांत है। पर ये सारे सिद्धांत नहीं पढ़ने हैं, इसमें से हमें कुछ ही सिद्धांत पढ़ने हैं। तो आप लोग उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मतलब क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। सबसे पहले पंचमहाभूत सिद्धांत, जितना मैं बताती चल रही हूँ बस उतना उतना ही पढ़ना है। पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। आयुर्वेद के एकाएक सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत बनता है ये। मतलब कि आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं ये सिद्धांत सब में अप्लाई ही होता है। कहने का मतलब ये सर्वतंत्र का मतलब ही यही है। कल भी आपको जब पढ़ाए थे मैंने 4 प्रकार के सिद्धांत, सबसे पहले सर्वतंत्र सिद्धांत था, तो उसमें यही बताया गया था कि जो सर्वतंत्र सिद्धांत है ऐसा सिद्धांत है जो सर्वसम्मत है, जो सभी जगह मान्य है। देखिए आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद नहीं होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए टर्मिनोलॉजी का बहुत बहुत ध्यान रखिए और अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से लिखिए। जो भी आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्डिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं पंचमहाभूत सिद्धांत क्या होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचमहाभूत या पंचभूत या पंचमहाभूत कहते हैं। इनकी कारण रूप या कार्य रूप ऐसी 2 अवस्थाएं होती हैं। कारण रूप महाभूतों को परमाणु भी कहते हैं जो नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणुओं के संयोग में कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। तो ये आप जब आगे द्रव्य पढ़ेंगे हम तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी कारण द्रव्य से 9 कारण द्रव्य होते हैं। इन 9 कारण द्रव्यों से ही कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। मतलब पहले कारण होता है फिर उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि 2 तरीके के ये जो महाभूत है इनकी भी 2 कैटेगरी हैं, एक कारण और एक कार्य। तो जो कारण है उन्हीं से कार्य महाभूत की उत्पत्ति हुई है, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। फिर शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये 5 इंद्रिय ग्रह गुण क्रमशः इन 5 महाभूतों के विशेष गुण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इन 5 के विशेष गुण हैं। जब आपने फिजियो का अगर चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा कि ये विशेष गुण हैं जिन्हें नैसर्गिक गुण भी कहते हैं। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणवादी गुणों में भी पंच महाभूत की ही प्रधानता होती है। ये भी आपने पढ़ा होगा अष्टांग में कि 20 गुणवादी गुण कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्यों में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये
ये बता रहा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विशेष गुण हैं इन 5 महाभूतों के। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ अव्यक्त भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य को प्राप्ति हो जाती है। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। तो आपको पता ही है कि जो भी शरीर है या फिर जो भी हमारे आसपास है, हम जिससे बने हैं, तो हम सब पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। तो वही लाइन यहाँ पर बताई गई है। तो बेसिकली यही है पंच महाभूत सिद्धांत। अगर आपको आता है सिद्धांत लिखिए, तो आप सिद्धांत बताइए, फिर उसके बाद उसके चारों वो बताइए। फिर अगर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो फिर आप उसके बाद वर्गीकरण शुरू कर दीजिए कि एक सिद्धांत आपका पंच महाभूत है, फिर त्रिदोष सिद्धांत होता है, त्रिगुण सिद्धांत होता है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये इसमें जो भी लिखा हुआ है, हालांकि हम एक बार पढ़ लेते हैं, पर ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रह हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुण हैं जिनमें हो वो भूत हैं। मतलब कि जो बाह्य इंद्रियां मतलब जो बाहरी इंद्रियां होती हैं, यानी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियां टोटल 11 होती हैं। ये सब कुछ हम आगे प्रमाण चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे टोटल 11 इंद्रियां होती हैं, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभेंद्रियां होती हैं। तो जो ज्ञान इंद्रियां वो इंद्रियां होती हैं जो बाहरी जगत से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, उन्हें बाह्य इंद्रियां कहते हैं। तो वही चीज़ लिखिए कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुण जिनमें हों वे भूत हैं। बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्राह्य लिखा है, मतलब कि जो एक्सटर्नल वर्ड से चीज़ें, विषय ग्रहण करने में जो इंद्रियां हमें सपोर्ट करती हैं, वो बाह्य इंद्रियां हैं। तो वो जो विषय, तो ऐसे भूत, ऐसे विशेष गुणों को जो ग्रहण करने में बाह्य इंद्रियों के द्वारा मदद करता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? भूत बोलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्रोतेंद्रियां शब्द का ग्रहण करती है, स्पर्श इंद्रियां शब्द का स्पर्श, चक्षुएंद्रियां रूप का, रसेंद्रियां रस का और घ्राणेंद्रिय गंध ग्रहण करती है। भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं। आयुर्वेदी संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि ये भूत महाभूत से भिन्न है। मतलब कि ये वही आगे की व्याख्या करी गई है, पर ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके पेज में। तो बेसिकली इस पेज में हम आगे इसी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। पंच महाभूत सिद्धांत का ये डिस्क्रिप्शन है, आप उतना लिख दीजिए, सफिशिएंट है। यहाँ वाला पार्ट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इसको लीव भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप इसे पढ़कर खुद से देखें और जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसे तो वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर सकें। एक्चुअली मैं जल्दी थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सितंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। तो हर टॉपिक का, जैसे कि मैंने बोला था कि हर सब्जेक्ट का 5-5 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं वही पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं अभी इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ की उपयोगिता कहाँ पर है। फिर गर्भोत्पत्ति में पंच महाभूत सिद्धांत, तो गर्भोत्पत्ति में पंच महाभूत सिद्धांत क्या है? ये वाला श्लोक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको कि गर्भोत्पत्ति में पंच महाभूत सिद्धांत, तम चेतनावस्थितम वायु विभाजति तेजेन पचति आपाक लेदयति पृथ्वी सनंती आकाशम विवर्धयति। ये श्लोक पूरा आपका रचना में भी आपको काम आएगा। अगर आपने गर्भाक्रांति पढ़ी होगी, शुरू किया होगा रचना शारीर पढ़ना, उसमें चैप्टर 1 ये चैप्टर 2 में ही दिया हुआ है, गर्भाक्रांति वाला जो चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है ये श्लोक, और ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये वहाँ भी काम आएगा और आपके यहाँ भी काम आएगा। तो शुक्र शोणित संयोग के बाद चेतना के अवस्थित हो जाने के पश्चात वायु के द्वारा उनका विभाजन किया जाता है, अग्नि के द्वारा उनका पाचन किया जाता है, आप या फिर जल से क्लेदन किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा संघन किया जाता है और विवर्धन का कार्य आकाश करता है। इस तरह गर्भ का विकास होता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट श्लोक इसलिए क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से 5 महाभूत आपके गर्भ की उत्पत्ति में काम आते हैं। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हर चीज़ पंच महाभूत से बनी, तो कैसे बनी है? तो वही ये चीज़ स्पष्ट कर रहा है कि गर्भ का निर्माण में पंच महाभूत कैसे कैसे उपयोगी हैं, तो वो यही चीज़ बता रहा है। फिर उसके बाद देखिए त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत, रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये कुछ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिदोष का पंच महाभूत से, षड्रस का पंच महाभूत से, ये बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कि त्रिदोष का पंच महाभूत से क्या रिलेशन है, षड्रस का पंच महाभूत से क्या रिलेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद त्रिदोष सिद्धांत हम देखेंगे। तो त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है? त्रिदोष, जैसे कि आपको पता होगा कि जो वात पित्त कफ है वो आपके त्रिदोष में आते हैं।
वात पित्त कफ 3 दोष जिन्हें हम त्रिदोष कहते हैं। तो इनका क्या सिद्धांत है अब हम इन्हें देखते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ को त्रिदोष कहा गया है। ये जब समावस्था में रहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जब विषम अवस्था में होते हैं तो विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब समावस्था का क्या मतलब है? समावस्था का मतलब है नॉर्मल कंडीशन। आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ बोल सकते हैं कि समावस्था का मतलब है नॉर्मल कंडीशन। जब कोई भी चीज़ नॉर्मल कंडीशन में होगी तो वो डिसीज़ क्यों कॉज करेगी? वो डिसीज़ बिल्कुल कॉज नहीं करेगी। जब ये अपने नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा या फिर कम होंगे तभी ये डिसीज़ का कारण बनेंगे। जैसे कि जब हम हार्मोन्स पढ़ते हैं तो एक्सेस ऑफ हार्मोन से भी दिक्कत होती है और लो हार्मोन से भी दिक्कत होती है। तो सेम वैसे ही आयुर्वेद में वात पित्त कफ का महत्व है। अगर वात पित्त कफ का अमाउंट ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, और अगर कम है तो भी दिक्कत है। इसलिए हमारा सारा का सारा चिकित्सा आपकी त्रिदोष से ही होती है आयुर्वेद में। और हम आगे देखते हैं फिर त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है। रचना शारीर के मूल कारण पंच महाभूत हैं और क्रिया शारीर के कारण त्रिदोष हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रचना शारीर के मूल कारण पंच महाभूत है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए ऐसा बोला गया है। और क्रिया शरीर का मूल कारण त्रिदोष क्यों बोला गया है? क्योंकि क्रिया शरीर आपकी बेसिकली फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी कम या ज़्यादा होगा, हर डिसीज़ का कारण आपके दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो जो दोष है इसीलिए त्रिदोष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। फिर उसके बाद जिस तरह सृष्टि के पोषण शोषण तो हम आगे चलते हैं त्रिदोष सिद्धांत में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, रचना की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद से देखिए, जिस तरह सृष्टि के पोषण शोषण और प्रेरण का कार्य सोम सूर्य और वायु करते हैं। अगर आप क्रिया बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन सभी टर्म्स का मतलब समझ में आएगा कि पोषण नरिशमेंट, शोषण अब्जॉर्प्शन और प्रेरण तो आप समझते ही हैं, प्रेरणा देना, तो ये सोम सूर्य और वायु करते हैं। एक्चुअली हमारे इसमें अभी आगे एक सिद्धांत आएगा लोक पुरुष साम्य। क्रिया में भी अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 तो उसमें आपने पढ़ा होगा लोक पुरुष साम्य। वो सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वो सिद्धांत में बताते हैं कि किस तरीके से जो लोक है और पुरुष है ये आपस में रिलेटेड है। एक बार हम ये सिद्धांत समझ गए तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि वात पित्त कफ जैसे हमारे शरीर में है, ऐसे ही लोक में, यानी कि जो पृथ्वी लोक है, अभी तो फिलहाल हम लोक से पृथ्वी लोक ही समझ सकते हैं, तो लोक में किस तरीके से वात पित्त कफ का रोल कौन कौन प्ले करता है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें वात पित्त कफ का रोल प्ले करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य ही पित्त है या फिर हवा ही वात है वो वात, पर वो किसी एक कंडीशन में है। अलग कंडीशंस में अलग चीज़ें भी वात पित्त कफ का रोल प्ले कर सकती हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें भी। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। देह की उत्पत्ति में वात पित्त एक कफ का ही कारण होते हैं। ये तीनों अविकृत शरीर अवस्था में ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका त्रिदोष के प्राकृत कार्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको पढ़ना भी है। त्रिदोष के प्राकृत कार्य, ये आपको श्लोक याद करने हैं। प्राकृत वात के कर्म, प्राकृत पित्त के कर्म और प्राकृत कफ के कर्म। अगर आपने आयुर्वेद में अभी तक याद नहीं किए हैं तो चैप्टर 11 में दिया हुआ है। ये तीनों श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अष्टांग में भी काम आएंगे, क्रिया में भी काम आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो कॉमन हैं आपके BAMS फर्स्ट ईयर में। ऐसे बहुत से श्लोक हैं जो कुछ श्लोक आप याद कर लीजिए, जैसे 50 से 60 श्लोक ऐसे श्लोक हैं जो आप किसी भी सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। आप रचना में भी लिख सकते हैं, आप क्रिया में भी लिख सकते हैं, आप अष्टांग में भी लिख सकते हैं, बस उसे आप उसमें नहीं लिख सकते हैं जिसमें सुश्रुता चरक के हिसाब से। जैसे अगर किसी आचार्य के हिसाब से आपको स्पेसिफाई कर दिया तब आप अष्टांग के श्लोक नहीं लिख सकते, वरना अगर आप अपने आंसर लिख रहे हो उसमें कुछ डायरेक्टली पूछा गया है और अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो आप अष्टांग के श्लोक लिख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से अष्टांग के ही श्लोक याद करें, क्योंकि सेकेंड ईयर में चरक है तो सेकेंड ईयर में आपको चरक के श्लोक तो याद करने ही है और वो तो आपको याद हो भी जाएंगे। अभी आपका नया नया है, आपको आयुर्वेद भी सब कुछ आपके लिए नया है, आपको इतना आइडिया नहीं है, तो आप अभी ये वाले श्लोक याद कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता। जैसे कि मैंने बताया हर सिद्धांत की उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो त्रिदोष सिद्धांत की क्या उपयोगिता है वो हम देखते हैं।
रोगों की उत्पत्ति में त्रिदोष के कारण था। जैसे कि मैंने बताया हर रोग का कारण क्या है, त्रिदोष है, तो वही बता रहा है कि किस प्रकार उसका कारण है। सभी रोगों का मूल कारण वात पित्त कफ होते हैं, क्योंकि सभी व्याधियां में वात आदि के रुक्षाणी लक्षण ही होते हैं। इन्हीं दोषों की शामक औषधियां देने से व्याधि का भी शमन हो जाता है, और आयुर्वेद शास्त्र में भी वात पित्त कफ को व्याधियों का कारण माना गया है। फिर उसके बाद शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति में त्रिदोषों के कारण था। अब शरीर में कैसे होगी, तो शुक्र शोणित संयोग के समय जिस दोष का बल अधिक होता है उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। एक श्लोक है, ये तो श्लोक सुश्रुत का है, एक श्लोक अष्टांग का है, शुक्र शोणितम स्थैर जन्माद्यो विषण्य विष्क्रम है। वो श्लोक आपको याद अगर हो पाए तो वो भी बड़ा काम आएगा, आपको रचना में भी काम आएगा, आपको यहाँ पे भी काम आएगा, आपको अष्टांग में भी काम आएगा। चैप्टर 1 आयुष्कामी का अध्याय है। अगर आप लोग याद कर सकें तो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि आप आयुष्कामी अध्याय के सारे श्लोक याद कर लीजिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयुष्कामी अध्याय के सारे श्लोक याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो जो बच्चे याद कर सकते हैं वो याद कर लें। फिर उसके बाद देखिए आगे, शुक्र शोणित संयोग के समय जिस दोष का बल अधिक होता है उसके अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृतियाँ आपने पढ़ी होंगी, 7 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, तो वो हम आगे अष्टांग में भी पढ़ेंगे। फिर हम आगे देखते हैं षड्रस सिद्धांत। कौन कौन सिद्धांत हम देख चुके हैं, पंचमहाभूत सिद्धांत देख चुके हैं, उसके बाद हम त्रिदोष सिद्धांत देख चुके हैं, अब हम षड्रस सिद्धांत देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है कि षड्रस क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा मधुराम लवण कटोतिक्त कषाय कहा, षड्रस में आते हैं। आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 निर्धारित की है, मधुराम लवण कटोतिक्त कषाय। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आत्रेय भद्रकापी अध्याय में रसों की संख्या के संबंध में संभाषणा का वर्णन प्राप्त होता है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं दिया है इसमें। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोगिता। जैसे कि मैंने बताया हर चीज़ में उपयोगिता इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उपयोगिता इंपॉर्टेंट है, हम उपयोगिता ही पढ़ेंगे। चिकित्सा में षड्रस की क्या उपयोगिता है, पथ्य निर्धारण में षड्रस की क्या उपयोगिता है, शोधन में षड्रस की क्या उपयोगिता है, हम सब पढ़ेंगे उपयोगिता। दोषों के समावस्था में लाना चिकित्सा कहलाता है, ये आपको पता है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि बड़ा हुए को कम करना या कम हुए को बढ़ाना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन मेंटेन रखना ही आयुर्वेद का क्या है, प्रयोजन है ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। दोषों को समावस्था में लाना चिकित्सा कहलाता है। चिकित्सा द्रव्यों का या आहारों के रसों के आधार पर भी किया जा सकता है। चिकित्सा क्या है, रसों या फिर द्रव्यों के आहार के आधार पर भी की जा सकती है। 3 रसों दोषों का शमन और वृद्धि करते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन नीचे तालिका में दिया गया है। इसका फिर से आपका अष्टांग का एक श्लोक है, तताद्या मारुतम घनंती त्रयस्थितकाद्या कफम मधुर तिक्त कषाय का पित्तमन्य तो कुर्वते हैं। उसमें जो बताया गया है कि किस तरीके से वात पित्त कफ रसों से संबंधित हैं, और वात वृद्धि में कौन से 3 रस वात वृद्धि करते हैं, कौन से 3 रस पित्त वृद्धि करते हैं, कौन से 3 रस कफ वृद्धि करते हैं, और उसी प्रकार उन्हीं के ऑपोजिट रस उसका शमन करते हैं। तो फिर से वही बात आ गई। तो हम अष्टांग पढ़ेंगे तो आपको तभी भी समझ में आ जाएगा, पर अगर आप श्लोक याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो याद करें तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, पथ्य अपथ्य निर्धारण में षड्रस की उपयोगिता। पथ्य अपथ्य निर्धारण में षड्रस की क्या उपयोगिता है। पथ्य अपथ्य क्या होता है, पथ्य मतलब क्या खाना चाहिए और अपथ्य मतलब क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी आती है पथ्य अपथ्य में। फिर उसके बाद दोषों को षड्रस से संबंध देखने के पश्चात पथ्य अपथ्य निर्धारण करने में अधिक उपयोगिता हो सकती है। दोषों की प्रबलता देखकर उस दोष के विपरीत रस का चयन किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई दोष अधिक बलवान है तो उसकी ऑपोजिट आहार विहार देना, उससे भाई उसका नाश हो जाएगा। अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है बैठे बैठे, तो हम क्या बोलेंगे कि आप उठ के चलो, चलने से उसका वात बढ़ जाएगा, कफ बढ़ेगा, कफ कम हो जाएगा, वात बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद से शोधन की षड्रस में क्या उपयोग, षोडश में शोधन की क्या उपयोगिता। शोधन मतलब आपने 2 टर्म्स पढ़े होंगे, शोधन और शमन। तो शोधन और शमन में क्या डिफरेंस है। शमन का मतलब है बढ़ी हुई चीज़ों को कम करना, और शोधन का अर्थ है शरीर को, मतलब कि चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देना शोधन होता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। शमन औषधियाँ अलग होती हैं, शोधन औषधियाँ अलग होती हैं। जैसे कि आपने पंचकर्मा का बहुत नाम सुना होगा, पंचकर्मा एक शोधन का प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस है शोधन और शमन में। फिर आगे देखते हैं, वमन कराने हेतु प्रायः अग्नि व्यायात्मक कटु तिक्त कषाय रसात्मक का चयन किया जाता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि वमन कराने के लिए, वमन एक शोधन का मेथड है। वमन आप जब पढ़ेंगे पंचकर्मा तो इसमें 5
आपके कर्म आते हैं वमन, विरेचन, बस्ती। तो इस तरीके से 5 आपके पंचकर्मा आते हैं, उसमें से एक वमन है। तो वही बता रहे कि अगर आपको वमन कराना है तो आप अग्नि, व्ययात्मक, कटु, तिक्त, कषाय रस दीजिए। ये ऑपोजिट होते हैं तो ये वमन कराने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको विरेचन कराना है तो पृथ्वी, व्ययात्मक, मधुर एवं अम्ल रसात्मक द्रव्यों का चयन कीजिए। तो जो भी चीज़ आपको करानी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है धातु पोषण सिद्धांत। अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में बहुत सारा पढ़ना ठीक नहीं है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसे अभी के अभी रेक्टिफाई कर पाएँ। आज के सेशन के डाउट्स अगर आप 1 महीने बाद पूछेंगे तो हो सकता है वो आपका कमेंट मिस हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या डाउट है, और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए ताकि आपका सिलेबस कवर होता रहे। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हमें पढ़ना नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपका प्रोफेशनल 16 मंथ्स का भले ही हो गया हो, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके में चरक ऐड हो चुकी है और अष्टांग के 15 चैप्टर कम नहीं हैं और ना चरक के 12 चैप्टर। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए, लास्ट तक आते आते हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, इसलिए शुरू से पढ़ते चलिए, यही मैं बोलूँगी। बाकी अगर आपको कोई भी मुझे एडवाइस देनी हो या फिर अगर आपको मुझे कुछ बताना हो, कोई डाउट हो, तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।